कि बाबूचंद जी मंच पर आएँ और अपनी बात को रखें। समय का ध्यान देते हुए, क्योंकि ज़्यादा समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद सर। मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष महोदय और समय कम लेते हुए तमाम साथीगण, सबों का हार्दिक अभिनंदन और इस बुद्ध की धरती पर पुनः स्वागत। जहां पिछड़ा वर्ग की बात आती है, जिस देश में 52% की आबादी है, वो राजा बनने के लिए भीख मांगे, वोट मांगे, ये दुर्भाग्य की बात है। और यही कमी हमारे पिछड़ा वर्ग में रही है, जिसका नतीजा हुआ है कि अपनी समस्या दूसरी समस्या को मिलाते मिलाते उसकी इतनी समस्या बढ़ गई कि उसकी समस्या का समाधान ही नहीं दिखता है। मैं बाबूचंद प्रसाद यादव एक सोशल वर्कर, LIC का एजेंट भी हूँ, एक स्कूल चलाता हूँ, मैं सहारा इंडिया का भी कार्य करता हूँ और जहाँ कार्यक्रम होता है नज़दीक में, मैं वहाँ भी समय देता हूँ। मुझे रियली में जो परमेश्वर सर बताए, गांव के उन लोगों के साथ गार्जियन जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, वैसे लोगों से मिलना होता है। वो हकीकत परेशानी उनको बड़ी परेशानी यहाँ नहीं होती है, छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रहते हैं। और इस पर ये फिट एक शायर बैठता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। क्योंकि अभी वर्तमान समस्या मैं देख रहा हूँ गांव में किसानों की जो है, वो जमीन संबंधी इतनी ज़्यादा समस्या बढ़ गई है कि छोटी छोटी बातों के लिए लोग ज़्यादा उलझ रहे हैं। और अभी पंचायती का जो दौर चल रहा है, इस प्रकार के जो पंचायती में अभी जो सरकारी लोग हैं वो तो है ही हैं, जो चुनाव करके गए हैं। सरपंच में भी बहुत सारे लोग पैसा खर्च किए हैं, तो उन लोग पैसा एक फीस रखे हैं, 150 रुपया रखे हैं। लेकिन आप शायद वाकिफ होंगे, या हो सकता है कि आप लोग के यहाँ ऐसा ना चलता हो, लेकिन हम लोग के यहाँ 2000 1000 रुपया ले करके पंच लोग जाते हैं फैसला करने के लिए। चलिए ठीक है, उनकी नौकरी नहीं है, 1000 2000 50 रुपया 500 लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जब मैं उनकी जड़ तक जाता हूँ तो वो पब्लिक ही बोलते हैं कि फलना पंच को मैं लाया और 2000 रुपया दिया, अपने फेवर में फैसला करवाया। अब इस बात को समझ सकते हैं कि जो पैसा लेकर के गलत फैसला दिया, उसका रिजल्ट क्या होगा। आप लोग भी अनुमान कर सकते हैं कि जो गलत है क्या कभी सही हो सकता है। तो मैं वैसे लोगों को आप लोग के कहने के लिए निवेदन करता हूं कि उनसे पैसा लें, लेकिन सब फैसला सही करें। क्योंकि एक चिंगारी से जब आग लगती है तो वो चिंगारी नहीं रहती है, वो बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है और किसी के बस की बात नहीं होती है। इसमें जो EVM की बातें आ रही है, जब मैं देखता हूं और इसमें जो बातें लिखी हुई है वो स्टैंडर्ड लेवल की बात है। और मैं क्षमा चाहूँगा, ये बैठक भी शायद स्टैंडर्ड लोगों के लिए ही है, लेकिन प्रॉब्लम हम लोग को उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि अगर पेड़ के पत्ता पर हम पानी डालते हैं तो जड़ तक नहीं पहुँचती है। हम तमाम लोग उन जड़ में पानी देने का काम करें जिससे पौधा को प्राप्त हो। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, हाथी कभी नहीं काटता है, मच्छर काटता है। अगर मच्छर के लिए हम मच्छरदानी का प्रयोग करें तो परेशानी कम हो सकती है। उस प्रकार से गांव और समाज में वैसे लोगों का सिलेक्शन करें, अपना काम करते हुए 5 10 20 2 लोगों का, ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि एक आदमी अपना काम करते हुए भी सामाजिक काम कर सकते हैं। उस प्रकार के अगर कार्य करते हैं तो समाज में एक रियली बदलाव आ सकती है और उस बदलाव से ही समाज का कल्याण हो सकता है। बात जो आगे जानने की है वो है, भारत के हर प्रदेश में पूंजीपतियों और सामंतवादी या तत्समुची जातियों की जमीन बचाने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट भारत सरकार अप्रैल 2006 से लागू नहीं कर रही है। इसे लागू कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन करना ही पड़ेगा। अब हम लोग को सोचने वाली बात है
कि हमारे एमपी है, हमारे विधायक हैं, राज्य सरकार में हैं, केंद्र सरकार में हैं, फिर भी वे हमारे किसानों के बारे में नहीं सोचते हैं। और हम वोट भी देते हैं और वो सरकार के यहाँ जाते भी हैं और मनमाना भी करते हैं। तो यहाँ जब हम छोटे स्तर पर बात करते हैं तो वो समझते हैं कि ये छोटे लोग क्या कर सकते हैं हम लोगों को। तो निश्चित तौर से जो हमारे विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, वो एक ऐसे प्रोडक्ट कंडीशन से जाएं जो इस प्रकार का काम करें। होता क्या है कि जो लोग चुन करके जाते हैं, उदाहरण के तौर पर अभी मुखिया का इलेक्शन हुआ, मुखिया में 10 लाख लोग लगाए, 20 लाख लगाए, 50 लाख लगाए, अब वो तो पूंजी निकालेंगे ही। तो जब हम वोट पैसा लेकर के दिए हैं तो वो काम कराने में आपसे पैसा लेते हैं तो वो गलती नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं गलती कर रहे हैं? कि हमने अपना ईमान बेचा है, हमने अपना धर्म बेचा है। तो उस कंडीशन में उसका जो पूंजी लगाया है वो पूंजी तो लेगा। पूंजीपति की अगर हम बात करें तो प्रथम स्टेज से ही पूंजीपतियों का शासन रहा है। होता यह है कि गरीब लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के लिए जब बड़े लोग को देखते हैं तो उनके अंदर में जलन होती है कि फलाना आदमी इतना बड़ा कैसे हो गया। तो उसे देखा हिसकी करने के बजाय, सीखने के बजाय उसके विरोध में चलना शुरू करते हैं। चलना सो जलन होती है कि उसको हम संघर्ष करके माइनस करेंगे सर। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, ऐसा ना हो, हम देख सुन करके आगे बढ़ें। नकल जो देखा है इसकी जलनशीलता की भावना से न रहें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और ये संभव तब होता है जब ज़मीनी काम हो। उदाहरण के तौर पर जितने लोग हैं शायद स्कूल से कनेक्ट रहें या कॉलेज से कनेक्ट रहें, कॉलेज की स्थापना की जाए, स्कूल 8वीं से 10वीं तक या 5वीं से 10वीं तक के किया जाए। तो सबसे मेरा इंडस्ट्रियल एरिया जिस प्रकार से है तो उसमें से हमारे जो बच्चे प्रोडक्ट होंगे शायद आने वाले पीढ़ी के लिए एक मिसाइल का काम करेंगे, उदाहरण का काम करेंगे। तो ये जो सारी बातें होती है जमीनी स्तर पर काम हो, अब प्रैक्टिकल हो, भाषण कम हो, काम ज़्यादा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय मूल निवास। सब वो आप उधर रखिए उसको। धन्यवाद बाबू प्रसाद यादव जी। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और यहाँ के जो मतदाता हैं, दुख की बात है कि ये क्या बनाया गया अमृत महोत्सव। 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और 75 साल में हम जिस माध्यम से सरकार बनाते हैं वोट दे करके, चाहे बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से हो, लेकिन वोट देने तक का तजुर्बा यहाँ के मतदाताओं नहीं हुआ है। और जो कुछ हुआ भी उसको सत्यानाश करने के लिए ईवीएम मशीन ला दिया गया है। और ये आज के कार्यक्रम में यही विषय भी रखा गया है मुख्य रूप से। तो मैं आने वाले वक्ताओं से चाहूँगा कि विषय के संदर्भ में ही बात करेंगे। और आप लोगों से एक आग्रह है कि जो बुद्ध की पावन धरती गया में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है, तो इसके पेज को ओपन करें, इसको देखें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के पेज पर लाइव कास्ट चला जी, तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। ये आपका हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है बहुत से लोग देख रहे हैं, पूरे देश में जा रहा है, दुनिया में जा रहा है। अगला वक्ता के रूप में हमारे चीन परिचित साथी हैं तेज प्रताप मौर्य जी। उनसे आग्रह करूंगा कि आएँ और समय को ध्यान में रखते हुए, कहना नहीं पड़ेगा ये भाई मजे हुए कार्य करता है, हमेशा पूरा जीवन अपने को लगाए हुए हैं इस संगठन के काम में ही। तो आए और अपनी बातों को रखें। तेज प्रताप मौर्य जी। सबसे पहले मैं
अपने महापुरुषों का नोटिस लेते हुए मैं आप सभी को जय होने का कामना करता हूं और स्टेज पर उपस्थित हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब और सम्मानित साथियों, यहाँ किसान मोर्चा का अधिवेशन लगाया गया है। इसमें किसानों की सारी समस्या का वर्तमान मूल जड़ ईवीएम मशीन है। इस पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि ईवीएम मशीन से हमारे लोगों का जो मत है जीरो कर दिया जाता है और शासक वर्गों ने अपने को जीत हासिल करता है और जीत हासिल करने के बाद हमारे विपरीत में ही कानून लागू करता है और हमारे ज़मीन छीनने का भी काम करता है। जो अभी किसान ने बिल लागू किया, ये हमारे विपरीत में हमारे ज़मीन को छीनने के लिए ये लागू किया है। और जो हम उत्पादन करते हैं और अपने पास इकट्ठा करने का नियम भी लागू किया है। इस आधार पर हमारे समाज में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हमारा अनाज इकट्ठा एक जगह इकट्ठा करके और थोड़ा थोड़ा मात्रा में मैंने बाज़ार में लाएगा, तो इस आधार पर जो अनाज है महंगा बिकेगा। इस आधार पर हमारे समाज के लोगों को समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और हमारे समाज के अंतर्गत जो इस आधार पर जो हमारे लोगों को आमदनी में जैसे कि लागत ज़्यादा होता है और आमदनी कम होता है, इसके वजह से हमारे पूंजी तो टूट जाता है और टूटने के वजह से भारत के किसानों का आय सबसे कम हो जाता है और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। इस तरह भारत के जो मैंने एमएसपी जो है सब देशों से गिरा हुआ है। इसलिए हम लोगों को ईवीएम के विपरीत में रोड पर आना होगा। अब बगैर रोड पर आए हुए ईवीएम हटेगा नहीं, ईवीएम हटेगा नहीं तो हम लोग का समस्या समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि ईवीएम के विपरीत में आंदोलन छेड़ना ही होगा। इतना ही कहकर मैं अपना बात विराम करता हूँ। धन्यवाद सर। ईवीएम के खिलाफ में बगावत करना ही होगा, ये इनका क्रांतिकारी संदेश है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में वाम सेव के राज्य प्रभारी नौजवान साथी मानवर के राव गौतम साहब को आमंत्रित करता हूं, मंच पर आएँ और अपनी बातों से नौजवानों के बीच में जोश भरने का काम करें। के राव गौतम साहब। सभी साथियों को जय मूल निवासी। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत कर के कुछ ही 17 अगस्त 2022 को हाजीपुर में आप लोगों ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब आए थे, उस कार्यक्रम को भी सफल बनाया बड़े पैमाने पर और वो देश भर के अंदर में संदेश गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और आज एक दिन बीच बाद ही राष्ट्रीय किसान मोर्चा का यह राज्य अधिवेशन हो रहा है गया की धरती पर, और आप लोग यहां उपस्थित हो करके इस कार्यक्रम को भी आप लोग इस हॉल में भर करके काफ़ी इस कार्यक्रम को भी सफल करने का बिहार भर से आए हुए लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोगों के बीच में
जुझारू साथी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी राम सुरेश वर्मा साहब आए हुए हैं। बहुत सारी बातों को रखेंगे, लेकिन मैं एक आप लोगों के बीच में बात बताना चाहता हूं कि साथियों, देश भर के अंदर में जो हम लोग ये जो आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन का एक पार्ट है राष्ट्रीय किसान मोर्चा। क्योंकि आप लोग बखूबी जानते होंगे कि हम लोग, अभी सर ने बताया बामसेफ के बारे में, तो हम लोग मदर ऑर्गेनाइजेशन में 86 संगठन है, 86 अपशुट संगठन है। उस 86 अपशुट संगठन का एक अंग है जो हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा राम सुरेश वर्मा साहब राष्ट्रीय प्रभारी हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जहाँ से कि हमारे किसान भाई अन्न उपजाते हैं, जो कि हमारे लोगों के बीच में हमारे लोगों को अन्न से अन्न मिलता है और वहाँ से उसकी जो मूल्य कीमत होती है दुश्मन निर्धारित करता है। तो इसको लेकर के देश भर के अंदर में ये विरोध प्रदर्शन और किसानों को एकजुटता करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथियों, दुश्मन बड़े पैमाने पर हम लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और जकड़ने का वो एक रास्ता है कि वो पॉलिटिकल क्षेत्रों के माध्यम से हमको गुलाम बनाया हुआ है। हमारे लोगों को समझ में नहीं आता है वो गुलामी हमारे सरपरस्त किस तरीका से है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। गुलामी सरपरस्त हमारे सर पर किस तरीका से है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1950 में जब आपको संविधान बनाया और संविधान में आर्टिकल 340, 41 और 42 आपके लिए फंडामेंटल राइट दिया, उस टाइम पर दुश्मनों को ग्रहण लग गया था। और उस ग्रहण में उन लोगों ने वो अपना रास्ता निकाला और उस रास्ते में ये तय किया कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने इनको संवैधानिक अधिकार दे दिया। अब ये इनको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, MP, MLA, मंत्री बनने से कोई रोकेगा नहीं। इनको कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने से कोई रोकेगा नहीं। तो इसी तरीका से किसी न किसी दिन ये दिल्ली के कुर्सी को भी हासिल कर लेंगे। तो उन लोगों ने राजनीतिक यानी पॉलिटिकल के माध्यम से हमारे लोगों को अभी भी गुलाम बनाया है, जिसके वजह से आज भी जाति बरकरार है। वो गुलामी किस तरीका का सरपरस्त हमारे ऊपर है कि हम लोग बार बार बताते हैं कि हमारे समाज के लोग आज के लिए भी नहीं सोचते हैं और दुश्मन 100 साल के लिए सोचता है। हमारे समाज के लोग आज के लिए भी नहीं सोचते हैं, दुश्मन 100 साल पहले के लिए सोचता है। और सोचा और निर्धारित किया और टाइम बाउंड भी किया हुआ है। हमारे लोग नहीं जगे तो बहुत बुरा परिणाम आने वाला है, लेकिन ऐसा हम लोग होने भी देने वाले नहीं हैं। ऐसा हम लोग होने वाले भी देने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि देश भर के अंदर में जो हम लोगों ने संगठन बनाया है और संगठन के माध्यम से देश भर के अंदर में जो कार्य चल रहा है, दुश्मन बड़े पैमाने पर घबराया हुआ है। क्यों घबराया हुआ है? क्योंकि जो विचारधारा हमारे लोगों के ऊपर वो थोपा हुआ है, उस विचारधारा का काउंटर प्लान मात्र उसका विकल्प एक बामसेफ संगठन के पास में ही है और दूसरे किसी के पास में नहीं है। क्योंकि जो विचारधारा हमारे सर पर थोपा हुआ है, उस विचारधारा को काउंटर करने के लिए मात्र एक विकल्प है, वो अम्बेडकरवाद है, महापुरुषों का विचारधारा है। और उसमें हम लोग निरंतर लगातार इस कार्यक्रम को कर करके लोगों को जागृत कर करके हम लोग अंजाम दे रहे हैं और लोग जागृत हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर देश भर के अंदर में लोग एकजुटता के साथ पेश भी आ रहे हैं, लोग एकजुट भी हो रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत ही कम समय में हम लोग इसका रिजल्ट हम लोग हासिल करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा हम कि राजनीतिक गुलामी हम लोगों के सरपरस्त कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और उसमें प्रावधान दिया हमारे लोगों को, तो दुश्मनों ने यह तय किया कि हम लोगों को इनको कैसे फिर से गुलाम बनाए रखना है। तो ज्वाइंट इलेक्टोरेट के माध्यम से हमारे लोगों को उन लोगों ने चुना। पूना पैक्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे, और पूना पैक्ट के माध्यम से उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो रियल रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व है, ओरिजिनल प्रतिनिधित्व नहीं है।
वो नकली प्रतिनिधित्व चुनकर जाता है, वह जाता है जो गुलाम जाता है, हाँ जी हाँ जी, जी सर हाँ जी, वो करने वाला जाता है, दूसरा कोई जाता नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने गुलाम बनाया कैसे हमको। अभी वर्तमान में भी हम लोग गुलाम हैं, ये एहसास नहीं है हमको, ये बात अलग है। कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाया, आरएसएस ने ही बीजेपी बनाया, बीजेपी ने ही और ब्राह्मणों ने ही कम्युनिस्ट बनाया, तृणमूल बनाया, एक केजरीवाल भी बनाया। यानी कहने का मतलब है 3% लोगों की 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 3% लोगों की 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और हम बहुजन समाज के लोगों का एक भी राष्ट्रीय लेवल का संगठन पार्टी नहीं है। अब हम करते क्या है, हम लोग कहते हैं कि अब लोग जाग गए हैं, बड़ा जागृत हो गए हैं। कैसा जागृत हो गए हैं भाई? तो हमने अपने जाति को वोट दिया, हमने अपने पार्टी को वोट दिया, हमने अपने धर्म को दिया, हमने अपने मजहब को दिया, काम खत्म। हमने जाति, पार्टी, धर्म, मजहब अपना समझ करके वोट दिया, और वो 2 ही दुकान पर जा करके बिक गया। 2 ही दुकान पर आपका वोट ले जाकर इकट्ठे डाल दिया। हम क्षेत्रीय पार्टी के जितने भी राजनेता हैं वो कहां जाते हैं? या तो कांग्रेस के दुकान पर जाएंगे या तो बीजेपी के दुकान पर जाएंगे, हो गया मामला खत्म। हम जाति, पार्टी, धर्म, मजहब समझ करके वोट दिया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और हमारे समाज का मंत्री और मुख्यमंत्री कहां चला जाता है? 2 ही दुकान पर जाता है, 2 ही दुकान पर जाता है। कांग्रेस के दुकान पर जाएगा या बीजेपी के दुकान पर जाएगा। कांग्रेस जाती, बीजेपी आती, बीजेपी जाती, कांग्रेस, यही चल रहा है ना। देश भर के अंदर में बड़ा समस्या था कि राष्ट्र लेवल बहुजन समाज 85% है, लेकिन उसके पास में राष्ट्र लेवल का एक भी संगठन नहीं था। आज हम लोगों का राष्ट्र लेवल का संगठन और अपशुट संगठन, अदर अपशुट संगठनों के माध्यम से देश भर के अंदर में हम लोग का एक बड़ा ताकत निर्माण हो गया है, जिससे दुश्मन घबराया हुआ है, जिससे दुश्मन घबराया हुआ है और वो चंगुल में फंस गया है। हालात इतना पैदा हो गया है कि उसको भी कहना पड़ रहा है कि हम लोग भी मूल्यवासी। वो हालात इतनी गंभीर पैदा हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हम भी यहाँ के, हम पूछ थोड़े न रहे कि आप यहाँ के हैं। इसके पहले तो आप बोल ही नहीं रहे थे, आप इसके पहले बोल ही नहीं रहे थे, आप अब कह रहे हैं कि हम भी इस यहाँ के मूल निवासी हैं। हम लोगों ने तो पूछा नहीं। तो इतनी बड़ी ताकत पैदा हो चुकी है कि दुश्मन घबराया हुआ है, और हम लोग जितनी भी संगठन है उन संगठनों को जब तक ताकत में, मेजॉरिटी में नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग कोई भी काम, सफलता हम लोग को मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को सफल होने के लिए हम लोगों को पूरी ताकत लगाना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में दुश्मन जो है हमसे ज्यादा सोचता है, दुश्मन जो है हमसे ज्यादा सोचता है, और सोचता ही नहीं है बल्कि प्लानिंग भी करता है। और हमारे लोग खाते हैं और सो जाते हैं, जगाने के बाद में भी वो जगते नहीं हैं। लोग ये कहते हैं कि अरे वो सोया हुआ समाज है। अरे सोया है तो जगाया जा सकता है भाई, जब सोने का नाटक किया है तो कैसे जगेगा? सोया हुआ समाज है तो जगाया जा सकता है, मगर जो सोने का नाटक किया हुआ है उसको कैसे जगाएंगे? मात्र आपके पास विचार परिवर्तन का हथौड़ा है, उसको निरंतर, लगातार, बार बार उसके दिमाग पर वार करते रहना पड़ेगा, ताकि उसको करंट लगे और झटका लगे कि भाई फलना आदमी आए थे और ये बात करके गए थे, तो उसको सपने में भी आप याद आए। हमारे बच्चों का भविष्य आज खतरे में है, और किसके बदौलत खतरे में है?
आज हम गुलाम हैं, गुलामी जेव को तेव बरकरार है। किसके बदौलत? हम समाज के पढ़े लिखे लोग ही उसके जिम्मेवार हैं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं हम ही जिम्मेवार हैं। हम लोगों ने इस काम को नहीं किया। अगर हम लोग इस काम को किए होते तो ये काम अधूरा नहीं रहता, पूरा हो गया होता। तो मैं आप लोगों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने आकर के आज इस गया की धरती पर भी इस राज्य अधिवेशन को आप लोग सफल बनाए। इसके लिए हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय मूल्यवासी। धन्यवाद के राव गौतम साहब। संदेश दिया इन्होंने, एक तरफ में ब्राह्मणवाद और दूसरे तरफ में अम्बेडकरवाद। उनका सिद्धांत है साम दाम दंड भेद, और हमारे महापुरुषों का सिद्धांत है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांत पर सामाजिक व्यवस्था कायम करना। हम लोग आज इसी उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब अगले वक्ता के रूप में जो समस्तीपुर से चल करके, बहुत दूर से चल करके हमारे बीच में आए हुए हैं, माननीय राम नारायण महतो जी, जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा बिहार प्रदेश के संयोजक हैं। मैं उनसे सादर आग्रह करता हूं कि मंच पर आएँ और अपनी बातों को रखें। माननीय नारायण महतो साहब। यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष महोदय, वामसेट के और बहुजन मुक्ति पार्टी के और अमित अम्बेडकर साहब एवं यहाँ पर उपस्थित तमाम अध्यक्ष महोदय एवं तमाम उपस्थित साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। जय मूल्यवासी है। मैं ज़्यादा तो आपको बोलने को आता नहीं है। मैं इससे पूर्व मैं कोयला खान से आया हूँ। मैं वहाँ पर साधारण एक मजदूर था और हमारे पिताजी किसान थे और मैं बहुत छोटे तबके के किसान थे, बहुत गरीबी से गुजर करके, और हम लोग को बहुत ही मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ाई करके फिर हम मिलिट्री में गए। मिलिट्री में आने के बाद फिर हम वहाँ से छोड़ के तो कुलियरी में गए और कुलियरी से आए हुए लगभग 3 वर्ष आया हुआ है और हम इनसे राजनीतिक क्षेत्र में हमको कोई अनुभव नहीं है। और राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष आए समस्तीपुर और हमको जो है किसान सभा का दायित्व डिस्ट्रिक्ट का सौंप दिया, तो हमको बोलने के भी अभ्यास नहीं है। तो मैं क्या कहूँ, मेरे को तो बोलने ही नहीं आता है। उल्टा पुल्टा भी हो सकता है और बहुत सारे बात भी हो सकता है जी। तो विशेष बात यह है, इसमें जो दिया गया है किसान मोर्चा के बारे में, तो यहाँ पर बुद्ध गया की धरती है। तो बुद्ध उसे कहते हैं जो जान लिया है, अपने आप को जान लिया है, और जो हमारे बाधा है, दुख है, उसको निवारण करने के बारे में, दुख किस कारण से होता है उस कारण को दूर करने के उपाय को जो जानता है, चाहे आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, ये किसान संबंधी हो, जो कारण है उस कारण को जो जान लेता है उसको हम लोग बुद्ध पुरुष कहते हैं। इसमें एक महात्मा बुद्ध भी हुए जो कि तमाम हम लोग से आज से 18,000 साल पूर्व जितनी भी इसी किस्म की बहुत सारी विकृतियाँ थी उनको उन्होंने दूर किया ज्ञान के मार्फत। ऐसा ही नहीं खाली वो धर्म को उपदेश दिए, उस समय बहुत सारे मानसिक गुलामी थी, उन्होंने अपना संदेश दे करके और हम सबों को शिक्षित किया। और उसके बाद क्या होता है कि बौद्धकालीन में हम लोग जो थे काफ़ी सुखी संपन्न थे। तो कहा जाता है कि आर्य के जब भारत में आगमन हुआ तो 3 ही आए थे, ये क्षत्रिय, ये राजपूत, सॉरी ये क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। और बाकी जो यहाँ पर जो आज आने से पूर्व जो थे तो बहुत यहाँ सुखी संपन्न थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे,
घर को अच्छी तरीके से ये घर को अच्छी तरह बनाते थे, बाजार की अच्छी व्यवस्था थी। तो जब वहाँ से आर्य आए तो देखा यहाँ तो बहुत शिक्षित वर्ग लोग हैं और हम लोग तो बाहर से आए भगाए हुए लोग हैं, तो इसके ऊपर कैसे किया आधिपत्य किया जाए। वहाँ तो हमको हमारे देश का आया हुआ आदमी है, दूसरा देश तो वहाँ हमको रहने दे रहा है, नहीं दे रहा। तो हम लोग यहाँ भाग कर जो आए हैं तो यहाँ तो बहुत शिक्षित है। हम लोग को तो जैसे इसमें जैसे वो खाना और जीने के क्या साधन होगा, तो उन्होंने जैसो हम लोग के ऊपर आक्रमण कर दिया। वो वहाँ से आए थे घोड़े पर चढ़ के, जैसे भी आए वो स्त्री को लेके नहीं आए थे, करीब पुरुष वर्ग ही थे आए थे, तो उन्होंने तो हम लोग के ऊपर आक्रमण कर लिया। आक्रमण करने के बाद पहले थोड़ा आक्रमण किया, फिर हम अपने आदमी को हमको मिलाया, और इस तरह करते 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 वो द्रविड़ संस्कृति थी और जो संस्कृति थी जो हम लोग जो कहते हैं मूल निवासी है, तो उन्होंने एक राज्य की स्थापना किया। राज्य को स्थापना करने के बाद मंत्री उन्होंने राज्य की स्थापना किया, तो एक को राजा बनाया, तू राजा है, और उसको क्षत्रिय कहा गया। जो वहाँ से आए थे, युद्ध कला में पारंगत थे, उनको उन्होंने राज दे दिया। और मंत्री के कार्यभार ब्राह्मण लोग स्वयं अपने बैठ गए, और व्यापार की कार्यभार वो वैश्यवर्ण को दे दिया गया, जिसको वैश्य मनिया कहा गया। तो मूल निवासी हम लोग किस लिए हैं, तो हम लोग को उन्होंने क्या किया, 3 वर्ष तो पहले वहाँ से आए ही थे, हम लोग को क्या किया, शूद्र बना दिया। वो जो तुम्हारा क्या काम है, तुम तो जो पराजित हो गए, तुमको हमने दखल करके जीत लिया है, तू तो गुलाम हो गए, तुम्हारा क्या काम है, हम लोग को तुम्हारा काम है सेवा करना। तो जो पशु पालन करते थे तो उनको जंगल में रहते थे, तो उनको जैसे जाति बोला तुम शूद्र हो, तो जाति के निर्माण उन्होंने कर दिया। जैसे कि गाय चराने वाला पशु पालन जो करते थे, तो उनको उन्होंने ग्वाला जैसे कह दिए। जो खेती करते थे, सब्जी उपजाते थे, उन्होंने कोयड़ी के नाम दे दिया, और जो खेती किसानी करते थे उनको उन्होंने ये और इस तरह जाति का निर्माण कर दिया। वो हम लोग मूल निवासी को ही वो शूद्र को नाम दे करके जो 6 से 67 जाति है, कितनी जाति है, उसमें विभक्त कर दिया है। विभक्त कर दिया तो हम लोग तब से दमित होते हुए आज तक, अभी तक भी दमित है ये है। तो हम लोग को पता ही नहीं है जो हम लोग मूल निवासी है, हम लोग कहाँ से आए, कैसे हमारे ऊपर शासन व्यवस्था लागू किया गया है। तो हम लोग जब तक जानेंगे नहीं तो मुश्किल है हम लोग को लड़ाई लड़ना। तो हमारा ये विचार है, जिस तरह की बाबा साहब आए तो उन्होंने देखा है कि एक अछूत वर्ग है, उन्होंने एसटी के नाम दे दिए, और जो जंगल में रहते थे उन्होंने एसटी के नाम दिए, और हम लोग को जैसे बोले तुम लोग ओबीसी है। और जो हमारे बहुत सारे मुस्लिम को, कुछ तो मुस्लिम वहाँ से शासक आए थे और लड़के परास्त करके उनको ये यहाँ राजा बना वो भी। तो हमारे जो शूद्र वर्ण में से जो थे, अछूत में से थे और जो थे, तो उन्होंने देखा कि इसको बहुत ये लोग टेरराइज किया है, रात को चलता है, पीछे हरिया बांधा है, आगे हरिया पीछे ये है, और इसको दिन को चलने नहीं देता है। तो उन्होंने देखा रे मुस्लिम वर्ग ये तो बड़ा अत्याचार है, हमको तो बड़े बढ़िया मौका है। तो उन्होंने कहा रे तुम लोग तो ऐसे से सताता है, तो हम लोग को धर्म में आ जाओ, तुमको हम राजा है, तुमको हम जैसे रक्षा करेंगे। बोला तो उसके पास चल गया और वो मुस्लिम बन गया। तो जितनी यहाँ का जो मूल निवासी थे, जो छूटे हुए थे, छांटे हुए थे, तुम जैसे ये काम धर्म को बात नहीं माना तो जाति के बात छांट दिए, उसको भी जैसे वो अछूत घोषित कर दिए जाति से, तो वो भी जैसे मुस्लिम में परिवर्तित हो गया। राजपूत को भी जैसे बहुत सारे परिवर्तित हुआ। तो यहाँ का मुस्लिम जो है सब धर्म परिवर्तित है, और वो ब्राह्मणवाद के टेरराइजेशन के कारण या आतंक के कारण वो मुस्लिम बना। तो अपने आप वो यहाँ के जो परिवर्तित मुस्लिम हैं वो बना नहीं है, बनाया गया है। क्यों? कि उसके ऊपर अत्याचार था। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जितने हैं एसटी, ओबीसी और यहाँ का धर्म प्रवृत्त लोग या बहु अल्पसंख्यक लोग, हम लोग अपने आप को जाने कि हम लोग मूल निवासी है। इसलिए हम लोग मूल नारा है जय मूल निवासी।
तो हम लोग अपने आप जान लें हम लोग मूल निवासी हैं, और वो लोग जो हम पर शासन करते हैं वो दूसरे जैसे आए। ये तो हम लोग पहले अलग करें। रही किसान की बात, तो किसान की बात, पहले राज्य का जो सत्ता था तो राजा होते थे, उसके अंदर सामंत होते थे, सामंत के अंदर जैसे खेती बाड़ी की व्यवस्था था, और वो लोग हम लोग को जमीन देते थे, हम लोग उसको उपजा कर रूप में देते थे, और इसको सामंतवादी इत्यादि जो भी नाम दिया जाए। तो उस समय भी हम लोग को समस्या था, अभी भी हमारा समस्या है। और किसान, हम लोग कहते हैं कि किसान सबको अन्न खिलाता है, सबको जीवन दाता है, लेकिन किसान अपने आप को नहीं जानता है हमारा क्या कमी है। तो हम लोग अपनी कमी को खोजें, कमी के कारण क्या अज्ञानता है, अज्ञानता को जाने। अब देखिए हम लोग को कृषि के कारण है कि जैसे कि हम 1 बीघा में खेती करते, डीएपी के दाम कितना है, मजदूर की रुपये कितना लगता है, कटाई में कितना जाता है, वो सब करते करते लगभग 12-13 रुपये तो ऐसे 10-11 रुपये क्विंटल बच जाता है, बहुत दाम हो जाता है, और 1100-1200 रुपये या कैसे कम हो बिकता। तो हम लोग माइनस में जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है हम अपने आप को नहीं जानते, कितना खर्च हुआ, कैसे हुआ। तो हम लोग इस कृषि को उद्योग के रूप में देखें, समझे कितनी घाटा हुआ, कितनी नापा हुआ, इसके घाटा का क्या कारण है, तभी हम लोग किसान आगे बढ़ेंगे। और रही बात ये क्या कहते हैं वोट के बारे में, ईवीएम का, तो ईवीएम से फिर भी किसान के ऊपर दमन होते हुए आया। और ईवीएम भी एक कारण है, ये जब से लागू हुआ उसमें एक कारण है, किसान के दमन में एक कारण है, सब कारण नहीं है ईवीएम। हम इस बात को निकारते हैं, ईवीएम कारण है हम लोग को दमन में, एक कारण जुड़ गया नया पुराने में से। वोट के अधिकार में 1 वोट 1 जो करते हैं, इसमें हमारा हैकिंग कर लिया गया। हम होते हैं कितने, और वो 1000 होते तो वो 200-300 गणना करके पार्टी की जिता देती है बेईमानी करके। ईवीएम एक कारण है, इसके लिए तो हम लोग किसान को लड़ना ही है। एक कारण पहले ईवीएम, उससे पहले हम लोग को अपनी आप को एजुकेशन उद्योग के रूप में जाने, सोचें हमारा कैसे घाटा लगता है, घाटा से कैसे उबरेंगे, ये सोचें। और हम अपने आप को सब किसान संगठित हो, बिना संगठन हुए हम अपनी आवाज को नहीं पहुंचा सकते। और संगठित होंगे, और जो सत्ता पर वो लोग बैठा है वो वहां पर किसान को बैठना है। किसान अगर उस जगह पर नहीं बैठेंगे, राजनीतिक अधिकार नहीं लेंगे, किसान राजा नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग को समस्या का कोई हल नहीं कर सकता है। इसलिए मित्रों, जितना हो सके सब लोग सब संगठित हो, अपने आप को जाने, उद्योग को दर्जा दे। किसान, पशुपालन उद्योग है, मांस उद्योग है, और ये अन्न उद्योग है, ये सब को जाने। अब जैसे कि दूध है, एक पानी लाए हैं 1 बोतल में, उसका लोग लागत कितना है? 2 से 3 रुपया, 2 रुपया बोतल का, 1 रुपया पानी का, उसका 3 रुपया है, और उसको मूल्य है 20 रुपया। क्यों? वो 20 रुपया वो निर्धारण करता है, हम इसको 20 रुपया बेचेंगे। लेकिन हम लोग जो सो 10 रुपये किलो भूसा, उसमें जो सो दवाई पशु खिलाते हैं, बीमार पड़ गया दवाई, पूरे रात दिन भर सेवा करते हैं, और सुधा दाना खिचड़ी खिलाते हैं, तब उसकी लागत पड़ते पड़ते हम लोग को ये सो 22-23 रुपये लीटर पड़ जाता है उसका, और हम लोग बेचते 25-30 रुपये लीटर। तो हमको जैसे उसको 22-24 या 50 रुपये कम से कम लीटर होना चाहिए, तो हम लोग को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग उसका दाम का निर्धारण हम लोग को करना चाहिए, लेकिन उसका निर्धारण फैक्ट्री वाला करता है, जो दूध नापता है वो करता है। तो ये तब होगा निर्धारण जब हम लोग सब आदमी एक साथ संगठित होंगे, विचार करेंगे, हमारा धान इतना रुपये बेचेगा तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे, पड़ा रहेगा। हमारा गेहूं इतना रुपये लागत हुआ, इसकी दुगुना कीमत लेके बेचेंगे तो बेचेंगे, नहीं ले रहा तो मत लो, 5 साल रखा रहेगा, 1 साल गेहूं रखा रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूध को 1 महीना मत बेचो, जब तक हमारा 23 रुपये उत्पादन लागत पड़ता है, 46 या 50 रुपये लीटर तो होना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो इसको हम अकेला लड़ेंगे तो नहीं हो सकता, सब हम लोग किसान एक साथ बैठ लेंगे, संगठित हो लेंगे, तब जैसो हमारा मूल्य हमको मिलेगा। अभी मिलेगा तब
जब हम लोग राजा बनेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। तो मेरा उद्देश्य है हम लोग आर्थिक संपन्न बने, शिक्षित बने, कृषि को उद्योग का जनता बने, कृषि उद्योग को दर्जा दें और अपने आप को शिक्षित करें। किसान ही सब कुछ का फैक्ट्री है। हमारा बेटा आईएएस बनता है, मिलिट्री बनता है, पुलिस बनता है, हमारे बेटा में से चुन के नेता भी बनता है, लेकिन सब गुलाम क्यों हो जा रहे हैं? इस कारण को हम लोग जाने और उन्हें शिक्षित करें कि हम लोग गलत गुलामी के गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमारा सही मार्ग ये है। इसको जाने, इस कारण को जाने, इसके लिए शैक्षणिक, सांस्कृतिक और बहुत सारे कार्यक्रम चलाना होगा और तभी हम लोग सांस्कृतिक, शैक्षणिक और औद्योगिक सब जानेंगे। और राजा बनने के लिए कैसे हमको क्या क्या कठिनाई है, किस कारण से हम लोग राजा नहीं है, किस कारण से हमको ये नहीं है, वो जान करके उस सत्ता पर शामिल होना है, तभी हम लोग को संकट दूर हो सकता है, नहीं हो सकता। मित्रों, हमको पास बोलने नहीं आता है, इसलिए बोलने से हमारा हकलाहट हो जाता है। इसलिए मित्रों, मेरा ये कहना है, आप सब ज्ञानवान बने, किसी को उद्योग को समझे, अपना मूल्य अपना ले और संगठित हो। हर एक गांव में, एक एक वार्ड में एक सभा का निर्माण करें। शाम में 1 घंटा सब किसान बैठें, वहां अपना अपना बात रखें। सरकार कोई जरूरी नहीं है, सरकारें हमको चौपाल सभा बना कर देगा, हम लोग भी बनाते हैं, तो बनाए बैठे। बिना विचार का आदान प्रदान के लिए किसी को ज्ञान नहीं बढ़ता है। बच्चे को हम ज्ञान इसलिए भेजते हैं स्कूल ताकि ज्ञान सीखेगा। इसी तरह किसानों को भी और यहाँ पर समाज के लोग, उसको भी शिक्षा देना पड़ेगा। और शिक्षा का देना का साधन है, हमारे पास जो ज्ञान है आपको बताएं, आपके पास जो ज्ञान है हमको बताएं, और इस तरह विकास होगा, पार्टी का भी विकास होगा और हम सब विकास के मार्ग पर जाएंगे। और बहुत सारे बातें हैं, कम समय में ज़्यादा बताना संभव नहीं है। मित्रों, जय मूल्यवासी, जय मूल्यवासी। सॉरी, हम भी वही कर रहे हैं जो सब करते गए। हम खोल लेते हैं, ख्याल नहीं आने दो, लगा। धन्यवाद सर। आपने कहा मुझे बोलने नहीं आता है, और बोलने नहीं आता इसके बावजूद भी इतनी गंभीर जानकारी आपके पास है। वामसेफ ने तो पहले ही घोषणा कर दिया है कि अगर आपके पास सामाजिक निष्ठा है तो बाकी सारी क्षतिपूर्ति वामसेफ कर देगा। और आपने बुद्ध के विचारों से लेकर के कोल फील्ड के मजदूरों का क्या दर्द है, किसानों का क्या है, पशुपालकों का क्या है, सारे बिंदुओं पर रोशनी डाली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक खुशी की बात है कि हमारे पास बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के राज्य प्रभारी मानवर के बहुत साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आ करके समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को देना है, तो के बहुत साहब मंच पर आएँ और अपनी बातों को रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी साथियों, जय मूल्यवासी। अभी जो आज का जो विषय है वो किसान है। किसान की समस्या का चर्चा करना उद्देश्य नहीं होता है। कोई भी समस्या का चर्चा करना उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है इसका निदान ढूंढना, इसका उपाय ढूंढना। और सिंस ये राष्ट्रव्यापी समस्या है तो केवल एक जगह से भी नहीं होगा। ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, जगह जगह चल रहा है। बहुत से संगठन इस नाम से संगठन अलग अलग क्षेत्र में हैं, वो कर रहे हैं। हम लोगों को अपना जो जिम्मेदारी मिलती है, जो जुडिक्शन हम लोग का है, जो क्षेत्र हम लोग का है, यहाँ करना चाहिए। लेकिन एक बताए बहुत अहम से बताते हैं कि एक दिन सुनने से भी नहीं होता है, कल्चर बनाना पड़ता है। मिलने का कल्चर सबसे बड़ी समस्या यही हो रहा है। हम लोगों को कल्चर नहीं बन पा रहा है मिलने जुलने का। जैसे भी भाई साहब बताए कि हम लोग बैठका होना चाहिए। कितने आदमी के पास बैठका है, अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं। एक थोड़ा मजाकिया उदाहरण देते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा।
कबूतर देखते हैं हम लोग, एक ही मकान में रहता है ना, एक ही जगह रहता है, घर से बाहर निकलता है, अपना अपना खेत में घूमता है, अपना माचार लेता है, और जो नज़दीक आता है तो मतलब घर जो वापस आता है तो अपने अपने खोता में घुस जाता है, कोई मीटिंग नहीं करता। ऐसे हम लोग भी एक ही मोहल्ला में रहते हैं, है ना, लेकिन वहीं से निकलते हैं, कोई खेत में, कोई नौकरी में, कोई चाकरी में, कोई धंधा में निकलता है, और जो आते हैं बाजार से, खेत से लौट करके सब अपना अपना घर में घुस जाते हैं। यही कल्चर हम लोग, ये कल्चर बहुत डेंजरस है। आज नहीं, जब तक ये कल्चर रहेगा, किसी के भी विचार के लिए सुधार लाना चाहेंगे बड़ी कठिन होगा। इसलिए हम यही कहते हैं कि इसको चर्चा करें। देखिए, जय जवान जय किसान हम लोग सुने हुए हैं, लेकिन खाली नारा लगाने से भी कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट उसके लिए कोई फंड नहीं करता, कोई उपाय नहीं करता। तो जैसे भी बताए कि जब तक संगठित रूप से नहीं बोला जाएगा, सरकार तो कहूँगा किसान, देखे अब कितना दिन आंदोलन होता रहा पंजाब में, कांटा डाला गया रोड पर। इसका मतलब कि अगर हम लोग लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। ऐसे इतना आसान नहीं है, अधिकार, हक, आज़ादी इतना आसान नहीं है। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और देर सवेर हम लोग सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय मधुमासी। धन्यवाद सर, आपके द्वारा जोर दिया जा रहा है पूरे देश में, केवल यहाँ नहीं, राज्य में, देश में, कि जब तक हम लोग एक कल्चर विकसित नहीं करेंगे, आपस में मिलने जुलने कोई सिस्टम नहीं बनाएंगे, तब तक हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते हैं। तो अब अगले वक्ता के रूप में बहुजन मुक्ति पार्टी के राज्य अध्यक्ष नौजवान साथी मानवर A.K. अम्बेडकर साहब से निवेदन है कि मंच पर आएं और अपनी बातों को रखें। साथियों, आप तमाम लोगों को आज ये अवगत कराने के लिए राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले राज्य अधिवेशन बुद्ध के कर्मभूमि गया में हो रहा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मंच पर विराजमान राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राम सुरेश वर्मा साहब, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक राम नारायण महतो जी, बुद्ध इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य प्रभारी आदरणीय के बौद्ध जी, बहुजन मुक्ति पार्टी के बाराचट्टी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आदरणीय परमेश्वर पासवान जी और जिनके नेतृत्व में बिहार प्रदेश में अलग अलग वामसेफ एवं वामसेफ के अलग अलग सहयोगी संगठनों का कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में संपन्न होता है, जिनके द्वारा संचालित होता है, आदरणीय के राव गौतम जी, प्रदेश प्रभारी वामसेफ बिहार, वामसेफ के प्रदेश कोषाध्यक्ष आदरणीय जगदीश चौधरी जी और वामसेफ के तमाम पूर्णकालिक प्रचारक यहाँ पर इस सभागार में मौजूद हैं और ये यहाँ उपस्थित मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम क्रांतिकारी साथी, आप सबको धन्यवाद देता हूँ
और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आज 20 अगस्त है और 20 अगस्त साथियों आज बहुत बड़ा ये तारीख है। जिस तारीख को ये अधिवेशन हो रहा है, ये तारीख बहुत बड़ी तारीख है। आज के तारीख में ही राष्ट्र संत नारायणा गुरु साहब का 20 अगस्त 1856 को केरला में जन्म हुआ था, जिन्होंने नारायणा गुरु ने जो पेरियार साहब के आंदोलन था, उस आंदोलन को भी मिलते जुलते आंदोलन उनका भी था और काफ़ी छुआछूत, भेदभाव, ऊंची नीची जातियों, ये सारे तमाम सुधार का आंदोलन नारायणा गुरु ने लड़ा है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा आज ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम यहाँ बोधगया में हो रहा है। तो सबसे पहले इस अवसर पर, इस मौके पर 166वां जन्म दिवस के अवसर पर मैं समस्त मूल निवासी बहुजनों को धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही साथ साथियों, आज जो कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में 3 विषय रखे गए हैं अथवा करके, तो ये सारे विषय वस्तु के ऊपर विस्तार से बात रखने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं, जो हम सभी लोग को मार्गदर्शन करेंगे, आदरणीय वर्मा साहब। मैं सारे सब्जेक्टों को टच ना करते हुए कम समय में ज़्यादा बात रखना है, तो इसमें जो दूसरे नंबर का विषय है, भारत के हर प्रदेशों में पूंजीपतियों, समांतवादी, तत्सम ऊंची जातियों की जमीनों के बचाने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट भारत सरकार अप्रैल 2006 से लागू नहीं कर रही है। इसे लागू कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाना ही पड़ेगा, एक गंभीर बहस। साथियों, ये विषय है और इस विषय वस्तु के ऊपर कुछ बातें आप लोग को बीच में रखना और बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो साथियों, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है, आखिर वो रिपोर्ट क्या है? जैसे ये विषय में रखा है कि इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा या राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना होगा, विरोध प्रदर्शन करना होगा, तो आखिरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या कि उसको लागू नहीं किया जा रहा है? इस बात को जानना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब तक इस बात को हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तब तक हम अपने आंदोलनकारियों को, क्रांतिकारी लोगों को क्रांति करने के लिए रास्ते पर हम लाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात बहुत ही गंभीर विषय रखा गया है, जिसको जानना अति आवश्यक है। साथियों, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है, सबसे पहले तो इनका जो नाम है, ये किसी व्यक्ति के नाम पर एक कमीशन बनी थी। इनका पूरा नाम MS स्वामीनाथन। एम का मतलब होता है मंकोवो, नाम व्यक्ति का नाम है मंकोवो संबाशिवन स्वामीनाथन, ये व्यक्ति का नाम है और ये वैज्ञानिक है, अभी जिंदा है। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था और एक कृषि के क्षेत्र में महावैज्ञानिक हैं। वर्ल्ड में, दुनिया में इनकी नाम जाना जाता है। अगर अमेरिका के लोगों को सलाह लेना होता है कृषि के बारे में, तो इनको बुलाता है, भाई अमेरिका में आके सलाह दो। लंदन के लोगों को कृषि के बारे में सलाह लेना होता है, तो इनको बुलाया जाता है। आज इनकी आयु अगर 25 में जन्म हुआ है तो 97वां साल इनका चल रहा है। 25 आते 100 साल हो जाए, अभी जिंदा है, मरे नहीं, अभी जिंदा है। तो ये 97 वर्ष का इनका उम्र अभी चल रहा है। तो इस प्रकार से साथियों, 1966 में मैस्को जो शहर है, विदेश में है, वहाँ पर इनको बुलाया गया और एक बीज था, कोई बीज इनको रिसर्च करने के लिए दिया गया था और वहाँ से इनकी जो है ख्याति प्राप्त होता है। इनकी उपलब्धि क्या है स्वामीनाथन का, यहाँ से उनकी उपलब्धि बढ़ता है।
तो वहाँ से इन्होंने शुरुआत किया और जब मैक्सिको में जो रिसर्च हुआ, उस रिसर्च का परिणाम जो भारत में हरित क्रांति के नाम से आज हम लोग पंजाब को, हरियाणा को जानते हैं, तो हरित क्रांति जो भारत में लाया गया, तो स्वामीनाथन का काफ़ी योगदान रहा है। इसलिए हरित क्रांति का जनक भी इनको कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक भी इनको कहा जाता है। साथियों, 18 नवंबर 2004 को राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय किसान आयोग बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, ये 2004 में 18 नवंबर 2004 को केंद्र के सरकार द्वारा ये आयोग बनाया गया। और इस आयोग के 2 उद्देश्य थे। इस आयोग का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था अन्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाना, और दूसरा उद्देश्य था किसानों के बेहतर आर्थिक हालात को बनाना। मतलब अन्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाना और किसानों के आर्थिक हालात को बेहतर बनाना, इस आयोग का 2 उद्देश्य थे। और जिसका चेयरमैन स्वामीनाथन को बनाया गया, इसलिए इस कमीशन को स्वामीनाथन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया, जो इस आयोग के 2 ऑब्जेक्टिव था, 2 उद्देश्य था। इस आधार पर साथियों, जब इन्होंने रिसर्च किया, अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद इन्होंने 8 बिंदु पर अध्ययन किया, और 8 बिंदु पर अध्ययन करने के बाद भारत सरकार को 4 अक्टूबर 2006 को अपना पूरी फाइनल 5वीं और अंतिम रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दिया। जब फाइनल और अंतिम रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई 4 अक्टूबर 2006 को, लेकिन आज तक वो भारत सरकार लागू करना तो छोड़ दीजिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या, उसने क्या लिख कर दिया है, इसकी चर्चा भी करने के लिए न तो कांग्रेस के लोग तैयार हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो ये बेशर्मों के द्वारा सरकार चलाए जा रहे हैं, इनके पास तो शर्म नाम का चीज ही नहीं है। ऐसे बेशर्मी की तरह, बेतुके की तरह बात करते रहते हैं, जिसका कहीं किसी से लेना देना नहीं होता है, न किसानों से, न मजदूरों से, न छात्रों से, न नौजवानों से, नहीं महिलाओं से, नहीं बुजुर्गों से, नहीं विद्यार्थियों से, किसी से लेना देना नहीं होता है। फिर भी अनर्गल बातें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहते हैं, जिसका कोई मीनिंग मतलब नहीं बनता है। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो 8 बिंदुओं पर जो स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दी है भारत सरकार को, वो भारत सरकार इसके ऊपर चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसके ऊपर चर्चा करने के तैयार नहीं है। अब वो स्वामीनाथन रिपोर्ट है क्या साथियों? पहला बिंदु था भूमि सुधार के लिए। पहला उन्होंने टॉपिक बनाया भूमि सुधार के लिए, किसानों को अगर हमें फायदा पहुंचाना है तो भूमि सुधार के क्षेत्र में हमें क्या क्या काम करना होगा। तो उन्होंने बताया पहला काम करना होगा अतिरिक्त व बेहतर जमीन को भूमिहीनों में बांटना होगा, जो भूमिहीन है। जब मैं सुपौल में गया था तो सुपौल में हमारे कार्यकर्ता थे, हमको लेकर गए ललित नारायण मिश्रा के जमीन को दिखाने के लिए। मैं गया था, 1 महीना हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता हमको ललित नारायण मिश्रा, जो रेल मिनिस्टर रहा, उसको मार दिया गया था, उसके जमीन दिखाने के लिए गए तो लगता है कि 500 किलोमीटर में होगा, पता ही नहीं चल रहा था। कोसी तक बता रहे थे, एकदम उधर तक कोई ना आदमी नजर आ रहा था, ना कोई घर द्वार नजर आ रहा था, ना कोई पेड़ पौधा नजर आ रहा था। इतने दूर दूर तक, इतनी दूरी में था, लंबाई चौड़ाई में। इतनी जमीन की क्या जरूरत है? तो हो सकता है कि स्वामीनाथन भी ऐसा देखा होगा, तो उनको दिमाग में आया होगा कि किसी के पास जमीन नहीं है और किसी के पास इतना जमीन है कि उसको देखभाली और रखवाली करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे जमीनों को सरकार को एक सीलिंग एक्ट बनाना चाहिए कि कौन से व्यक्ति के पास एक जमीन की जो भी वो लिमिट बना दे, और बना करके उससे अतिरिक्त जिसके पास जमीन है, मान लिया जाए
कि बहुजन मुक्ति पार्टी को अवसर और मौका मिला केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार चलाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसा होगा वो तो बात की बात है, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर बहुजन मुक्ति पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार में आती है तो क्या करेगी, हम एक सीलिंग बनाएंगे कि जनगणना कराई जाएगी कितने भूमिहीन है, तो सारे भूमिहीनों को पर्याप्त हिस्सेदारी जो है वितरण कर दिया जाएगा। तो इसलिए स्वामीनाथन जी को भी ये मामला ध्यान में आया होगा, उनके नोटिस में आई होगी, तब उन्होंने कहा कि अगर हम उनकी बेहतर हालात को सुधारना चाहते किसानों को, तो जो भूमिहीन लोग हैं ऐसे भूमिहीनों के अतिरिक्त और बेकार जमीन जो है बांट देना होगा। दूसरा था कॉरपोरेटर, जो कॉरपोरेटर लोग हैं, कॉरपोरेट के गैर कृषि कार्य जो है, गैर कृषि कार्य के लिए मुख्य कृषि भूमि और वन्य भूमि को नहीं दिया जाए। जो कॉरपोरेटर लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, उन उद्योगपतियों को कृषि योग्य भूमि और वन्य योग्य भूमि को नहीं दिया जाए। अबे नरेंद्र मोदी मानेंगे? मानेंगे क्या? वो तो किसान वाला जमीन ही देना पड़ेगा, जहां जंगल एरिया वही जमीन उनको देना पड़ेगा। जंगल एरिया वाला क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उसके अंदर सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, ऑक्साइड बॉक्साइड सब पड़ा हुआ है, तो वही जमीन देगा टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी को। मानेगा नहीं। ये स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट है उसमें लिखी हुई बात है। तीसरा था साथियों, आदिवासी क्षेत्रों में पशु चराने के लिए उनको अनुमति दिया जाए। जो बैन लगाया जा रहा है कि पशु नहीं चराना है, तो पशु चरेंगे कहां? तो पशु चराने की अनुमति दिया जाए, बैंड नहीं लगाया जाए। और चौथा था नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस का गठन किया जाए। ये गठन किया जाए, नेशनल लैंड यूज एंड एडवाइजरी सर्विस का गठन किया जाए। ये 4 भूमि सुधार में उन्होंने बात रखी थी। ये पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था साथियों, किसानों की हत्या को रोकने के संदर्भ में। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और हत्या कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए स्वामीनाथन ने सरकार अपने रिपोर्ट में पहला क्या सुझाव दिया? किसान आत्महत्या के समस्याओं का समाधान, उनका समाधान करना होगा। दूसरा था राज्य स्तरीय कमीशन बनाया जाए। राज्य स्तरीय सभी स्टेट के लोगों को यह निर्देश दिया जाए, मुख्यमंत्रियों को, कि वो राज्य स्तरीय अपना कमीशन बनाए और उनके राज्य में किसान जो आत्महत्या करके मर रहे हैं वो क्यों मर रहे हैं इसकी छानबीन किया जाए और छानबीन करने के बाद उसको दूर किया जाए। इसमें सुधार करना होगा। कर्ज की वजह से तो किसान मारे जा रहे हैं, चुका नहीं पाते हैं, अंत में मर जाते हैं। इसमें सुधार किया जाए। ये दूसरा बिंदु था साथियों। उसके बाद फसल के लागत का 50% जो ब्याज है 50% ज़्यादा दाम मिले, 50% ज़्यादा दाम मिले। मान लिया जाए कि हमको गेहूं उत्पादन करने में लागत मूल्य से 50% उनको दोगुना मिले। ज़्यादा अगर मिलेगा तो किसान खुशहाल हो सकता है, हर चीज़ को मेंटेन कर सकता है, घर को, परिवार को, खेती को, बिजनेस को, हर तरीके से वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए वो 50% की बात कहा। उसके बाद किसानों का अच्छी क्वालिटी का बीज जो है कम से कम दाम में मुहैया कराया जाए। अच्छी क्वालिटी का जो बीज है कम से कम दाम में, मिनिमम प्राइस में, न्यूनतम मूल्य में उनको उपलब्ध कराया जाए। यह दूसरे नंबर का जो टॉपिक था, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि इन बिंदुओं पर अगर सरकार कार्य करेगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो किसानों की आत्महत्या रुक सकती है। ये दूसरे नंबर की बिंदु हो गया। तीसरे नंबर की बिंदु था साथियों सिंचाई के क्षेत्र में। सिंचाई के लिए सुझाव दिया उन्होंने, सुझाव नहीं दिया बल्कि लिखित दिया, रिपोर्ट लिख कर दिया सरकार को। पहला था सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सभी के पास होना चाहिए। मतलब जितने किसान हैं सभी लोगों के पास किसान के साधन होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए। अगर नहीं नहर है तो नहर तक की पानी वहां जानी चाहिए, ट्यूबवेल है तो वहां जाना चाहिए, बिजली नहीं है तो बिजली मोटर की उपलब्धता कराया जाए। मतलब उनकी सिंचाई के साधन मुहैया कराया जाए। एक काम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की काम है। उसके बाद रेन वाटर व
वाटर शेड परियोजना का निर्माण किया जाए। मान लिया जाए अभी बिहार का एक सर्वे आया कि बिहार में पिछले साल की तुलना में 41%, 41% बारिश कम हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी जहाज से घूमकर जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद देख रहे थे, आज पेपर में छप कर आया है, वो देख रहे थे ये कहाँ कहाँ सुखाड़ पड़ा है। तो 41% बारिश कम हुआ, इसलिए अकाल की स्थिति में हम आ गए। क्या हो गया, लेकिन सरकार घोषित नहीं कर रही है कि अगर घोषित करेंगे तो देना पड़ जाएगा। बारिश जब पूरी सावन महीने खत्म हो गया तो अभी बारिश हो रही है, अभी बारिश होकर के क्या किसान धान रोप लेगा? और रोप लेगा तो क्या हो जाएगा? सारे तो बीज जो धान रोपने वाला बीज लगाया था वो बड़ा बड़ा धान की तरह हो गया, तो कहाँ से खड़ा होगा? वो जमीन में ही खड़ा नहीं होगा। जब धान रोपने वाला बीज ही धान हो गया तो धान लगाने की जरूरत ही नहीं है, होगा कहाँ से? हो ये समस्या पैदा हो गया। तो इसकी वजह से साथियों सरकार के मुख्यमंत्री जी घूमकर देख रहे हैं, लेकिन वो घोषित नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कब घोषित करे, या घोषित करने में डर लगता होगा, मुआवजा कहाँ से देंगे। तो इस प्रकार से अगर रेन वाटर की व्यवस्था होगा, वाटर शेड की व्यवस्था होगा, तो मान लिया जाए कि गया में बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में वहां वो वर्षा जो वाटर शेड होगा, रेन वाटर शेड होगा, उसके माध्यम से वर्षा का पानी का वहां उपलब्धता कराई जाएगी। तो इसके लिए भी सुझाव दिया उन्होंने। उसके बाद पानी की सप्लाई एवं वर्षा जल के संचय पर जोर दिया जाना चाहिए। मान लिया जाए कि वर्षा से बारिश हो रहा है, पानी बरस रहा है, उसको कहीं स्टोर किया जाए। उसके बाद पानी की कैसे सप्लाई करना है, कितना मात्रा में करना है। लेकिन बिहार में पानी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये तो हम लोग लाखों लोग प्रत्येक वर्ष बाढ़ की वजह से मर जाते हैं, तो बिहार में पानी की कमी तो है नहीं। केवल नीतीश कुमार जी अगर दिमाग चलाते हैं तो उत्तरी बिहार में जाएंगे, सारे लोग पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लाखों लोगों की घर जान माल खतरे हो जाती है, खतरे में पहुंच जाते हैं। अगर उस पानी को अच्छे तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, तो पानी को रिजर्व करके आपको उत्तरी दक्षिणी बिहार में जो सुखाड़ पड़ जाते हैं, औरंगाबाद हो गया, आपको गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, पूरी बंजर भूमि पर जाती है। ऐसे जिलों में पानी की उपलब्धता गंगा नदी से, गंडक नदी से, गोमती नदी, जो नदियां नेपाल से कई नदियां भारत में आ रही है, उन नदियों से आपूर्ति कराई जा सकती है। लेकिन इसके ऊपर विचार करना होगा, तभी हो सकता है, अन्यथा कहने से साथियों नहीं हो सकता है। उसके बाद चौथे नंबर का बिंदु था खाद्य सुरक्षा के लिए। अब खाद्य सुरक्षा के लिए उनमें 4 बातें इन्होंने कहा। प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता बढ़ाना होगा, प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता को बढ़ाना होगा। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अमूल्य परिवर्तन करना होगा। सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है उसमें अमूलचूल परिवर्तन करना होगा, ये दूसरा नंबर का बात कहा। उसके बाद कम्युनिटी फूड व वाटर बैंक बनाना होगा। कम्युनिटी एंड फूड वाटर बैंक बनाना होगा, ये भी उन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद स्वयं सहायता समूह बनाकर खाद का डेवलपमेंट करना होगा, उसको बनाना होगा। जमा करना, पानी को जमा करना। बैंक मतलब पैसा, जैसे बैंक में होता है पैसा जमा करना, हाँ, तो ये करना। उसके बाद 5वीं बात उन्होंने कहा साथियों, ऋण के संबंध में, ऋण और बीमा के संबंध में फसल बीमा की ब्याज दर 4% होना चाहिए। कर्ज वसूली पर रोक लगाई जाए। जब तक किसान कर्ज चुकाने की स्थिति में ना जाए तब तक किसान से कर्ज नहीं वसूला जाए। जब तक किसान की इच्छा ना हो, जब तक वो देने की स्थिति में ना आ जाए, तब तक उससे जबरदस्ती कर्ज नहीं वसूला जाए। उसके बाद फसल भंडारण की व्यवस्था की जाए, किसानों की स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए, गरीब किसानों के लिए विशेष योजना बनाया जाए और किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं में बचाने के लिए राहत फंड बनाया जाए और सस्ती दरों पर क्रॉप लोन दिया जाए। ऐसे
जो ऋण लेकर किसान मरने के लिए मजबूर हो जाता है, गरीब हो जाता है, लाचार हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसमें इन्होंने 6-7 बातें सरकार को बताया। ये 5वें नंबर के टॉपिक। उसके बाद साथियों 6ठे नंबर का था उत्पादन बढ़ाने के संबंध में। अच्छी उत्पादन या उपज के लिए किसानों को नई नई जानकारी देना। किसान को अगर उत्पादन 1 क्विंटल धान हुआ तो 2 क्विंटल कैसे करना है, तो उसके लिए किसानों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, तरीका बताना, ये सब सरकार की काम है। सभी गांवों में किसानों की मदद व जागरूकता के लिए विलेज नॉलेज सेंटर की स्थापना की जाए। गांव-गांव में ट्रेनिंग सेंटर, ज्ञान सेंटर बनाया जाए, ज्ञान केंद्र बनाया जाए और वहां गांव स्तर पर किसानों को ट्रेनिंग दिया जाए। मान लिया जो किसान पटना जाने लायक नहीं है तो गांव में ही सेंटर खुल जाएगा, तो गांव में ही किसान को ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। पटना जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास समय नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, पटना आने जाने में 1000 रुपये चला जाता है, नहीं है, गाँव में खुल जाएगा तो उसको तो कोई समस्या नहीं है, तो कोई किसान मजबूर नहीं होगा, तो गाँव में सेंटर बनाया जाए। ये था उत्पादन के संदर्भ में। उसके बाद मिट्टी की जाँच के लिए लैब बनाया जाए। किसमें आलू का होगा खेती, किसमें मक्का का होगा, किसमें गेहूं होगा, किसमें धान होगा, किसमें बैगन होगा, किसमें टमाटर होगा, ये मिट्टी की जांच करने के लिए प्रत्येक जिला में लैब बनाया जाए और अगर जरूरत पड़े तो ब्लॉक तक, अनुमंडल तक, गांव तक भी डेवलप किया जाए। लैब होगा तो जांच हो जाएगा मिट्टी के, जो उस मिट्टी में उत्पादन होगा किसान वही फसल लगाएगा तो नुकसान होगा नहीं, नुकसान होगा तो किसान आत्महत्या करके नहीं मरेगा, किसान खुशहाल रहेगा। कोई किसान खुशहाल रहेगा तो राष्ट्र और देश सभी लोग खुशहाल रहेंगे। यह 6ठे नंबर का था। 7वें नंबर का था साथियों, महिला किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए। जो महिला किसान हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाए। और 8वें नंबर का जो था, जो उन्होंने सुझाव दिया सरकार को, लिखित में दिया, कृषि के राज्य सूची के समवर्ती सूची में, कृषि राज्य सूची के समवर्ती सूची में लाया जाए। कोई वक्ता भी लगता है इसके बारे में बोल रहे थे, तो ताकि केंद्र व राज्य सरकार दोनों किसानों के मदद के लिए आगे आएंगे। अब कभी केंद्र सरकार करता है तो राज्य सरकार हाथ खड़ा कर देती है, और राज्य सरकार करता है तो केंद्र सरकार हाथ खड़ा कर देता है। तो दोनों को एक साथ में ज्वाइंट किया जाए कि दोनों सरकार आपत्ति में, विपत्ति में, बाढ़ में, सुखाड़ में किसानों को मदद करने के दोनों की बोली एक हो जाएगी और दोनों मिलकर मदद करेंगे। तो ये 8 बिंदुओं पर साथियों स्वामीनाथन ने 4 अक्टूबर 2006 को भारत सरकार को रिपोर्ट पब्लिश किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी 6 में, लेकिन उसके ऊपर चर्चा भी बंद कर दिया और लागू करना तो दूर की बात है। अब जो मैंने 8 बिंदुओं में, किसी में 6, किसी में 5, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 3, अब ये सारे के सारे किसानों के फायदे के लिए हैं। इसीलिए आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर लागू करना तो छोड़ दीजिए, चर्चा करना भी इन लोगों ने बंद कर दिया। और अगर ये लागू हो जाएगा तो किसकी फायदा होगी? पूरी से पूरी 100% किसानों की फायदा होगा। जब 100% किसानों की फायदा होगा तो किसान जो टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी को जो पूंजीपति, उद्योगपति बनाना चाहती है वो बन नहीं सकते हैं। जब किसान खुशहाल होगा तो पूंजीपति टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बनेगा, किसान बनेगा। तो डर लगता है कांग्रेस और बीजेपी और मोदी जी, आरएसएस को डर लगता है कि अगर एक खुशहाल होगा तो हमें फंड ये देगा नहीं, तो फंड देने के लिए टाटा, बिरला, अंबानी को तैयार करना होगा। ये टाटा, बिरला, अंबानी को जितना खुशहाल बनाएंगे वो खुशहाल होगा। तो हमें चुनाव के समय में चुनाव लड़ने के लिए और किसानों, मजदूरों को, ऑटो को खरीदने के लिए हम टाटा, बिरला, अंबानी, अंडानी से पैसा ले लेंगे और इनकी ऑटो को हम चुनाव के समय में खरीद लेंगे। खरीदना कैसे है? उनके पास हजारों तरीका है। खरीदना कैसे है? उनके पास हजारों तरीका है। आपको बेचना कैसे है? आपके पास एक ही तरीका है। खरीदने के लिए हजारों तरीका है, आपको बेचना कैसे है? आपके पास एक ही तरीका है, आप बेच देते हैं। वो हजारों तरीके से खरीद लेते हैं।
आप एक ही तरीके में, एक ही झटके में अपने वोट को बहुजन समाज जो है बेच देता है। वो बेच देता है, वो खुशी से नहीं बेच देता है, बेचने लायक उसको सरकार ने पहले बनाया है। कुछ एक ऐसा समय था कि देश में केवल नेता बिकते थे। कौन बिकता था? नेता बिकते थे, वोटर नहीं बिकते थे। एक समय था, आज के 20 साल पहले, आज के 30 साल पहले केवल नेताओं की खरीदारी होती थी, नेताओं की खरीदारी होती थी। अब देखा कि अब नेताओं को खरीदने से काम नहीं चलेगा, अब जनता जागरूक हो रही है। अब नेताओं के साथ साथ में, अब नेताओं को जिनको हम खरीद रहे थे उनकी समाज में प्रभाव खत्म हो रहा है, इसलिए अब नेताओं के साथ साथ में अब वोटर को खरीदना होगा। तो कांग्रेसियों को लगा, भाजपाइयों को लगा, आरएसएस जनसंघियों को लगा, कम्युनिस्टों को लगा कि अब वोटर को कैसे खरीदा जाए। नेता को खरीदना आसान है और वोटर को खरीदना बहुत कठिन है। तो वोटर को खरीदने के लिए क्या किया कि पहले इनको लाचार बनाओ, इनको कमजोर करो, इनको गरीब बनाओ, इनको मजबूर बनाओ, इनको भूमिहीन बनाओ, रोजगारहीन बनाओ। जब सभी तरीके से मजबूर होगा तो मजबूर होता है वही व्यक्ति लाइन में खड़ा होता है मजदूरी के लिए। जो मजबूर होता है वही मजदूर होता है। सक्षम व्यक्ति मजदूरी करने जाएगा क्या? जाएगा? नहीं जाता है। तो पहले सरकार ने प्लानिंग किया, पहले इनको मजबूर करो, मजबूर से मजदूर होगा, और जब मजदूर होगा तो लाइन में खड़ा होगा मजदूरी मांगने के लिए। अब मजदूरी हम सबको देंगे नहीं, तो फिर जैसे मजदूरी मांगने के लिए लाइन में खड़ा होगा उसी तरीके से अपना वोट को बेचने के लिए लाइन में खड़ा होगा। हम लोग जब 2015 के चुनाव में खुद अपने आंखों से देखा हूं, जब मैं गया था महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ चुनाव चल रहा था विधानसभा का। वहाँ के लोग अपने घर का वोटर कार्ड लेकर के घर के बाहर बैठते थे और बैठकर वोटर कार्ड दिखाते थे। 10 वोटर कार्ड है, 10 दर देंगे, 20 दर देंगे। जो जो वहाँ गए थे बिहार से वो देख कर आए, आंखों का देखा वो बता रहा। तो इस प्रकार से साथियों ये पहले इनको मजबूर किया गया, तब जाकर के अब जो है यह बृहत पैमाने पर हमारे लोग वोट बेचने के लिए साथियों तैयार हुए हैं। लेकिन इस समाज को मान्यवर काशीराम साहब ने बदलने के लिए 2 काम किया। एक तो दुश्मनों ने जिस समाज को जिस समाज का मतलब हुआ बहुजन समाज को भोजन समाज में तब्दील कर दिया था, तो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा फिर से इस भोजन समाज को, जो बहुजन समाज था, जिनको मनुवादियों ने, शासक जातियों ने इनको भोजन समाज में तब्दील किया है, मैं पूरी जिंदगी और जवानी लगाकर इसको बहुजन समाज बनाऊंगा। तो मान्यवर साहब ने इस बिंदु पर काम किया और फिर से हम सबको बहुजन समाज में तब्दील किया। एक बिंदु पर काम किया। दूसरे मुद्दे पर काम किया। नारा लगती थी ये लोग बिकाऊ हैं, तो मान्यवर साहब ने कहा जो समाज टिकाऊ था, जो समाज दूसरे को देता था, वो समाज अगर आज बिकने के लिए तैयार हो गया है, बिकाऊ है, तो इस बिकाऊ समाज को मैं टिकाऊ बनाऊंगा। ये मान्यवर काशीराम साहब ने कहा ये बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाऊंगा। तो टिकाऊ बनाने के लिए जन जागरण अभियान शुरू किया और जन जागरण अभियान पैदल, साइकिल से यात्रा करके, नमक रोटी खाकर, सूखी रोटी खा करके, जितने जो साधन संसाधन मिला उनके पास, उसी साधन संसाधनों का प्रयोग करके उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। और जो समाज बिकाऊ समाज था उस समाज को टिकाऊ मान्यवर काशीराम साहब ने बनाया। और जैसे ही लगा ये समाज टिकाऊ हो गया है, जो वोट बेचता था बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाया और फिर तुरंत नारा दे दिया। क्या नारा दिया? 1 वोट और 1 नोट। टेस्ट किया, जहां बैलेट बॉक्स रखा होता था वहीं पर मान्यवर काशीराम साहब 1 वोट और 1 नोट का एक अलग से बोले बैलेट बॉक्स होता था, वहां पर एक इधर वोट डालते थे और उधर जाकर लोग नोट डालते थे। जहां वोटिंग होता था वहीं पर ड्रम और बक्सा रखा जाता था। तो इस प्रकार से साथियों ये मान्यवर साहब ने जब 2 बिंदुओं पर काम किया तो काफी बृहत पैमाने पर कम समय में मान्यवर काशीराम साहब को 84 में पार्टी बनाई और 96 में सफलता मिली।
96 में क्या सफलता मिली? 96 में ही बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर के राष्ट्रीय पार्टी बनी। जब तीसरे नंबर के राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी तो पत्रकारों ने काशीराम साहब को पूछा, आपकी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी अब हो गई है, आप तो बहुत खुश होंगे। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, मैं अभी खुश नहीं हूं, जब तक ये नंबर 1 की पार्टी नहीं बनेगी तब तक हमें खुशी नहीं मिलेगी। तो नंबर 1 का बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, भारत के राजनीतिक इतिहास में 12 साल की आयु में किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता भारत में मिला है। मैं तो राजनीतिक इतिहास को अध्ययन किया तो किसी पार्टी को नहीं मिला है। एकमात्र पार्टी थी वो बहुजन समाज पार्टी, जिसको 12 साल की आयु में ही राष्ट्रीय लेवल की मान्यता प्राप्त हुआ था। लेकिन आज क्या हुआ? बनी बनाई पार्टी को सत्यानाश किया गया और वो पार्टी आज समाप्ति की ओर चली गई। इसलिए साथियों, जब ये समाप्ति की ओर चला गया तब जाकर के प्लान बना करके योजनाबद्ध तरीके से इसी समाज में चिंतन मनन करने वाले जो लगातार हमारे ही टीम के लोग, हमारे ही सहयोगी लोग जो वाम सेब के सन्निध रहते थे, उनके कार्यक्रम में आना जाना रहता था, उनके साथ में बैठक उठक रहता था, उनके साथ में राय विचार करके आपस में बातचीत करके चिंतन मनन करके मिशन को बचाने के लिए, मूवमेंट और आंदोलन को बचाने के लिए 2006 दिसंबर 2012 को बहुजन मुक्ति पार्टी का जन्म दिया। जो मिशन और मूवमेंट बनी थी, जो सत्यानाश की कगार पर है, जो मरणासन पर चला गया है, अब वो उठ नहीं सकता है, बचाया नहीं जा सकता है। उसको बचाने के लिए कोई अपने पास विकल्प, वो साधन ही नहीं है कि उसको बचाया जा सकता है। अब एक ही उपाय लगता है, एक नई विकल्प तैयार किया जाए। जब तक नई विकल्प तैयार नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए साथियों, ये नई विकल्प के तौर पर ही बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया गया। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मकसद है, इसका उद्देश्य है, और जिस उद्देश्य की और जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात लगातार अन्य संगठनों के द्वारा उठाई जा रही है, और हम लोग इस बात को बोल रहे हैं इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन साथियों, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात हम लोग करते हैं, वह व्यवस्था परिवर्तन सत्ता पर नियंत्रण किए बगैर वो परिवर्तन होने वाला नहीं है। साथियों, अगर कोई आपसे सवाल पूछता है व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है, एक लाइन का सवाल और एक लाइन का जवाब, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है, तो साथियों, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है सत्ता संरचना में, पावर स्ट्रक्चर में बदलाव लाना ही व्यवस्था परिवर्तन है। सत्ता की संरचना में अर्थात पावर स्ट्रक्चर में बदलाव लाना ही व्यवस्था परिवर्तन है। अब दूसरा सवाल कोई पूछता है तो व्यवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? साथियों, व्यवस्था परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है जब तक सत्ता के रूप और स्वरूप में बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। एक है पावर स्ट्रक्चर, दूसरा सत्ता के रूप और स्वरूप में। अब रूप और स्वरूप का मतलब क्या हुआ? रूप और स्वरूप का मतलब है, पावर स्ट्रक्चर का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, यह सत्ता का ये स्वरूप है। अब ये सत्ता के जो ढांचा तैयार है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, इसका अगर रूप का अध्ययन करते हैं, इसका स्वरूप का अध्ययन करते हैं, तो विधायिका पर मनुवादियों की कब्जा, कार्यपालिका पर मनुवादियों की कब्जा, न्यायपालिका पर मनुवादियों की कब्जा, मीडिया पर ऊंची जाति और मनुवादियों की कब्जा, ये चारों तंत्रों पर पावर स्ट्रक्चर के ऊपर मनुवादियों की कब्जा है। कब्जा होने की वजह से ये जो सत्ता का रूप है, कैसा हो गया? अनियंत्रित कब्जा मनुवादियों की हो गया। जब तक ये सत्ता का रूप नहीं बदलेगा, बदलने का मतलब है बहुजनों की हिस्सेदारी जब तक इन चार क्षेत्रों में पावर स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया में अगर ओबीसी की 52% हिस्सेदारी है तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में 52%, अगर शेड्यूल कास्ट की 15% है तो चारों स्ट्रक्चर में
पावर स्ट्रक्चर में, चारों स्ट्रक्चर में 15%। अगर आदिवासियों की जनसंख्या 7.5% है तो 7.5%, और मुस्लिमों की जनसंख्या अगर 12 या 15% है तो उनको भी 12 से 15%। और इस देश में ब्राह्मण जाति की जनसंख्या अगर 3.5% है तो उनको 3.5%, क्षत्रिय की जनसंख्या 5.5 है तो 5.5%, वैश्य बनिया की जनसंख्या 6% है तो 6%। ये हो गया पावर स्ट्रक्चर का रूप और स्वरूप। लेकिन अभी वर्तमान समय का जो रूप और स्वरूप है, एक ही जाति विशेष लोगों की सत्ता के ऊपर, पावर स्ट्रक्चर के ऊपर अनियंत्रित कब्जा है। अनियंत्रित कब्जा होने की वजह से व्यवस्था परिवर्तन जो हम लोग करना चाहते हैं, ये लोग बाधक बने हुए हैं। जब तक ये स्वरूप चेंज नहीं होगा तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। अब तीसरा सवाल बताकर खत्म कर देता हूं। अब व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? तो व्यवस्था परिवर्तन करने का 3 पूर्व शर्त है। वो पूर्व शर्त क्या है? पहला पूर्व शर्त है, व्यवस्था परिवर्तन करने से पहले 2 बड़ा कार्य करना होगा। 2 बड़े पूर्व शर्त कौन कौन से हैं? पहला पूर्व शर्त, सामाजिक परिवर्तन करना होगा। अब सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य यह है, ऊंची जाति के लोगों ने, मनुवादियों ने मूल निवासी बहुजनों को 6000 जाति से अधिक टुकड़ों में बांट कर रखा है। और ये बटे हुए लोग नहीं बल्कि हम बांटे गए लोग हैं। बांटे गए लोगों को हमें आपस में जोड़ना होगा। हम एक साथ में नहीं हैं। एक साथ में कहने का मतलब है, एक जाति में भी जाति निर्माण कर दिया, कहीं कुरी कहीं पारिच। मान लिया जाए अहीर नाम की एक जाति है, समझने के लिए अहीर नाम की एक जाति है। अब अहीर में केवल अहीर ही नहीं है, 7 प्रकार का अहीर है। एक किस्नौट है, एक मजरौट है, एक गड़िया है, गोरिया है, एक मथुराई है। तो 7 प्रकार का अहीर। जो किस्नौट अहीर है वो अपने आप को कहता है कि हम ऊंच कोटि वाला अहीर हैं। जो मजरौट अहीर है उसको कहता है तुम हमसे नीचा वाला अहीर है। अब नीचा ऊंचा होने की वजह से किस्नौट और मजरौट में बेटी रोटी का संबंध नहीं होता है। जब नहीं होता है तो कोई ऊंची जाति के लोग किस्नौट को पीटता है तो मजरौट देखता है तो ठीक हो रहा, बहुत ऊंची जाति का हीर बना हो तो पीटाने दो। अब कभी ऊंची जाति को मौका मिलता है तो जो नीची जाति वाला मजरौट नाम का हीर है उसको भी मनुवादी ऊंची जाति के लोग पीटते हैं। जब उसको पीटते हैं तो किस्नौट कहता है अच्छा हो रहा, साले नीच लोग है, पीटाने दो। जब हम पिटा रहे तो बचाने नहीं आए। अब ये दोनों को खुशी मिलता है। किस्नौट को मारता है 10 जूता, मजरौट को मारता है 15 जूता। किस्नौट इसलिए खुश होता है उसको लगा है 15, और मजरौट को इसलिए खुशी होता है कि बहुत ऊंच बन रहा था, पिटाने दो। तो इस प्रकार से साथियों, इसी प्रकार से सभी जातियों में अहीर, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, नोनिया, दुनिया, लोहार, सोनार, तेली, तंबोली, कहार, मल्लाह, केवट, निषाद, चमार, दुसाद, भुइयां, मुसर, डोम, पासी इत्यादि जातियों में बांटकर ये टुकड़ों टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो जब तक इस चीज को दूर नहीं करेंगे, और इसको दूर करने के लिए इस देश में एकमात्र संगठन है जो वामसेप संगठन है, जिसका नेतृत्व आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। इस संगठन ने आज इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया है कि आज इस सभागार में अलग अलग जाति, बिरादरी, धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये वामसेप की देन है, आदरणीय वामन मेश्राम साहब का देन है। तो ये सामाजिक परिवर्तन का एक लक्षण दिखाई दे रहा है। जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो साथियों क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन होते ही राजनीतिक परिवर्तन होता है। जिस देश में सामाजिक परिवर्तन हुआ है उस देश में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। और राजनीतिक परिवर्तन से 2 फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जैसे ही राजनीतिक परिवर्तन होगा तो आपको 2 फायदा होगा। पहला फायदा, सत्ता के आप हिस्सेदार बनेंगे, और दूसरा, सत्ता पर नियंत्रण करने का अवसर मिलेगा। ये कब होगा? सामाजिक परिवर्तन से होगा। सामाजिक परिवर्तन से राजनीतिक परिवर्तन होगा। राजनीतिक परिवर्तन से सत्ता में आपको हिस्सेदारी मिलेगी, और सत्ता में जिसको हिस्सेदारी मिलता है वही व्यक्ति आने वाले समय में सत्ता के ऊपर नियंत्रण करता है। एक समय था 1980 में, 1990 में भारतीय जनता पार्टी के लोग एका दूका जीत कर आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी इतना बड़ा नेता था, चुनाव लड़ा, हार गया था, नहीं जीता था पहले चुनाव में। इतना बड़ा नेता थे, नहीं जीते थे, नहीं सीटें आती थी।
लेकिन आज परिस्थितियां क्या है, आज वही पार्टी इस देश पर रूल कर रही है। नियंत्रण उनके हाथ में, सत्ता का नियंत्रण उनके हाथ में है। जिनके पास एमएलए एमपी ने मुश्किल होता था निकालना, आज उनके हाथ में सत्ता के ऊपर नियंत्रण है। तो सत्ता के हिस्सेदार बनने के लिए जनता पार्टी में जनसंघ को विलय कर दिया। सत्ता के हिस्सेदार बनने के लिए क्या किया, जनसंघ को जनता पार्टी में विलय कर दिया। जनता पार्टी में विलय करने के बाद जनता पार्टी को धीरे धीरे खत्म करके सत्यानाश कर दिया। जनता पार्टी रहने ही नहीं दिया और जनता पार्टी के सारे नेताओं को तोड़ फोड़ कर तोड़ने के लिए गया था, विलय किया था तोड़ने के लिए ही कि जनता पार्टी रहेगा नहीं और हमारी पार्टी को प्रतिस्थापित करना है। जैसे चूहे की बिल में सांप जाता है, चूहे को खाता, अपना घर बनाता है और राजा घोषित कर देता है, राजा घोषित हो जाता है। उसी तरीके से जनसंघ वाले, भारतीय जनसंघ, वो चला गया जनता दल में और जनता दल में जाने के बाद सरकार बनाया, सरकार गिरा दिया और गिराने के बाद साथियों 4 अप्रैल 1980 को केवल जनता पार्टी के आगे भारतीय जोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी हो गया और वहां से इनकी राजनीतिक कैरियर शुरू होती है। आज देश के ऊपर रूल कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोगों को भी सत्ता के हिस्सेदार, पहले हिस्सेदार बनना पड़ेगा। सत्ता के जब हिस्सेदार होंगे तो फिर आने वाले समय में सत्ता के ऊपर नियंत्रण होगा। जब तक सत्ता के हम हिस्सेदार नहीं होते हैं तब तक हमें सत्ता पर नियंत्रण करने वाली जो कार्य है उसका पूर्व कार्य करते रहना होगा, तो सत्ता पर नियंत्रण होगा। जिस दिन सत्ता पर नियंत्रण होगा उस दिन साथियों, जिसके हाथ में सत्ता का नियंत्रण होता है, व्यवस्था परिवर्तन करना 72 घंटा की खेल है। आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता के ऊपर नियंत्रण है। जैसे व्यवस्था को चलाना चाहे चला रहा है। राम मंदिर बनवाना था, बनवा लिया, चला रहा है ना। नोटबंदी करना था, 12 बजे रात को बंद करवा दिया, बंद करो। लोग को मरना है मरने दो। कोरोना के नाम पर 2 साल बंद कर दिया, कर दिया। सत्ता का नियंत्रण है। लेकिन ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग सत्ता का नियंत्रण पाकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हम लोगों को अवसर मिलेगा, बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों को अवसर मिलेगी, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग सत्ता का उपयोग, प्रयोग, दुरुपयोग करने के लिए नहीं करेंगे, हम सदुपयोग करने के लिए करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सत्ता का उपयोग, प्रयोग साथियों होगा। अब आपको लगेगा जब आप ही करना चाहते हैं तो लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू, पासवान, माया, मुलायम, पवार, शरद पवार, यादव, विनय कटियार, उमा भारती, फलाने ढिकाने क्यों नहीं कर रहे हैं? साथियों, सत्ता का इनको भी हिस्सेदारी मिला, लेकिन इन लोगों ने सत्ता का उपयोग, प्रयोग जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए करना चाहिए था, इन लोगों ने सत्ता का उपयोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए नहीं किया। इसकी वजह से आज ये काम हम लोग को करना पड़ रहा है। लालू जी चाहते तो कर सकते थे, नीतीश जी चाहेंगे तो कर सकते हैं, पप्पू यादव चाहेंगे कर सकते हैं, शरद पवार, शरद यादव चाहते हैं कर सकते हैं, मायावती जी अगर चाहती तो कर सकती, अभी भी कर सकती हैं। लेकिन इन लोगों को जो सत्ता मिला, इन लोगों ने सत्ता का उपयोग, प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया। इसकी वजह से आज इनके पास घोटाले की 10-10 फाइल चल रहे हैं। 10-10 फाइल चलने की वजह से एक कटघरे में खड़ा हो गए, दुश्मनों के चंगुल में फंस गए, आय से अधिक संपत्ति में फंस गए, प्रशासन के गिरफ्त में आ गए। आने की वजह से ये व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो हम लोग को गुमराह करने के लिए करते हैं। क्योंकि करने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, वो मशीनरी इनके पास, किसी के पास साथियों नहीं है। इसलिए हम लोग को आने वाले समय में सत्ता के हिस्सेदार सत्ता पर नियंत्रण करते ही व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और यह बहुजन मुक्ति पार्टी साथियों यह करेगी। नियंत्रण होते ही व्यवस्था परिवर्तन में होगा। इस काम में हम लोग रात दिन लगे हैं। इसलिए मैं गया के साथियों को भी ये निर्देश देता हूँ, अपील करता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर मजबूती तरीके से जो जिन लोगों को राजनीति करने की इच्छा हो, राजनीति करने में दिलचस्पी हो, राजनीति करने में हुनर हो, ऐसे लोग इस पार्टी को हथेली पर उठाए, इस पार्टी में जुड़े, मेंबर बने, सदस्य बने, कार्य करना शुरू करें। आने वाला समय आपका है। 10 साल भी नहीं लगेगा, 10 साल में आप इस देश के शासक बनेंगे। ऐसा पूरे देश में डंके के चोट पर प्रचार और प्रसार हो रहा है साथियों, लेकिन करने से होगा।
बोलने से नहीं होगा, लेकिन अगर आज हम बोलेंगे तभी कल करेंगे। तो पहले बोलना सीखना होगा, फिर करना होगा। तो बोली और करनी एक साथ में चलाना होगा। जब एक साथ में चलेगा तो आने वाले समय में हम लोग शासक बनेंगे। साथियों, आज राष्ट्र संत नारायण गुरु जी के 166वें दिवस पर पुनः मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी। धन्यवाद A.K. अम्बेडकर साहब। आज के कार्यक्रम में जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, सारे बिंदुओं पर बहुत ही गंभीरता के साथ आपने बताने का काम किया। आज ये जो स्वामीनाथन आयोग है, किसी सरकार ने उसे लागू तो नहीं किया, कम से कम किसानों की हित की बात किसानों को जानकारी भी नहीं होने दिया, छिपा के रखा। और आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा किसान के हित के लिए क्या बात है उसको हर जिले में, हर प्रांत में घूम घूम करके प्रचार प्रसार कर रही है। आने वाला समय जरूर किसानों में स्वर्णिम काल होगा। और एक बात और, हम जानते हैं सभी कि देश में, घर में, समाज में आधी संख्या महिलाओं की है, हमारी माँ बहनों बहू बेटियों की है, लेकिन उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं है। एक बहुत दूर से चल करके माननीय रेशमी देवी जी हमारी बहन इस सभा में उपस्थित हैं, और अकेली होने के बावजूद उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं, कोई झिझक नहीं। तो हम चाहते हैं कि माननीय रेशमी देवी जी को इस सदन में, इस हॉल से ताली के साथ उनका होता बढ़ाया और अब हम जिनका सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे बीच में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर पहुँचे हुए हैं। और रामस्वरूप वर्मा जी हैं क्या, राम सुरेश वर्मा जी, इनके साथ मुझे 2-4 घंटे समय बिताने का मौका मिला है। और मैंने इनके अंदर में जो पाया है उसका वर्णन मैं क्या करूं। ये आने वाले समय में पूरे देश को दिखलाई पड़ेगा, किसानों को दिखलाई पड़ेगा। तो मैं आग्रह करता हूं राम सुरेश वर्मा जी से कि मंच पर आए और अपनी बातों को। धन्यवाद संचालक महोदय। किसान पुत्र, दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिया महामानव गौतम बुद्ध, जहाँ उन्हें ज्ञान और बोध प्राप्त हुआ था, ऐसे पावन धरती बोध गया में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का दूसरा राज्य अधिवेशन चल रहा है। इस राज्य अधिवेशन में जो हमारे मंच पर मंचासीन माननीय राम नारायण महतो जी, जो समस्तीपुर से हैं, प्रदेश संयोजक हैं हमारे राष्ट्रीय किसान मोर्चा के, और जो चारों स्तंभों पर नाज की जो अगड़ाई ले रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार अम्बेडकर जी, और साथ में सोशल मीडिया के साथी बिहार न्यूज, MN न्यूज बिहार, और साथ ही साथ जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रचारक, प्रदेश प्रचारक, जिला प्रचारक साथी हैं, और सभी सहयोगी संगठन, वामसेव के सहयोगी संगठन, बहुजन क्रांति मोर्चा के सहयोगी संगठन, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के सहयोगी संगठन के जो भी जिम्मेदार साथी यहाँ आए हुए हैं, और किसान का मेरा परिवार के लोग आए हुए हैं, हम उन सभी लोगों का
राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, हमें 4 बोरे ना जमने वाले बीज का ज़रूरत नहीं, हमें मुट्ठी भर जमने वाले अंकुरित बीजों की ज़रूरत है, जो पूरे दुनिया के खेतों को हरियाली दे करके जो ये अनियंत्रित यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों का जो 5 किलो पातग्रस्ती अन्न फ्री का दिया जा रहा है, उसका नेस्तनाबूद करने का हम लोग ताकत रखते हैं। आने वाले समय में हम अपने मूल निवासी समाज को, बहुजन समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी कैटेगरी के लोगों को राजा बनाने का जो संघर्ष चला रहे हैं, उसमें हम बहुत जल्दी कामयाब होंगे। साथियों, आज आप लोगों को खुशखबरी हम देना चाहते हैं। ये अभी तो आज राज्य अधिवेशन में जितने भी हमारे चिंगारी रूपी जो सच्चे कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, जिनकी तूती बोलती है, ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं। ये लोगों के लिए खुशखबरी है कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा बचाओ देश बचाओ EVM भंडाफोड़ का राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा 11 नवंबर 2019 से अंबेडकर नगर की धरती से ये 367 दिन का ये शेड्यूल बनाया था और इसमें 14 महीने लिए गए थे और ये पूरे ऑल इंडिया में जीत का रूप दे करके तमाशा पूरे दुनिया में दिखा रहे थे। उसका ऐतिहासिक फैसला आया था। उसके लिए रेड अलर्ट किए थे, 145 धारा लागू करके ये हमारी यात्रा को रोकने का काम कर रहे थे। हम कोई भी काम करते हैं तो साथियों विदाउट नोटिस नहीं करते हैं। हमारी नोटिस महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, कापी केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार और जितने भी ये IB है, इंटेलिजेंस है, इनके रॉ मटेरियल है, जो खुफिया तंत्र के लोग हैं, उनको भी हम पहुंचा देते हैं। तो साथियों, ये हमारा परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश में 84 दिन तक कंटिन्यूअस चला था। बीच बीच में ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हमें रोकने का 3, 4, 5 जिलों में ये टच किए, लेकिन रोकने में काम नहीं करे, रोकने में सफल नहीं हुए। साथियों, शेरे दिल वामन मेश्राम साहब, जिनका कुशल नेतृत्व आज दुनिया में प्रचारित हो गया।